दोस्तों नमस्कार। आज आपको प्रकाश का परावर्तन क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते पढ़ाई को। प्रकाश से संबंधित कुछ तथ्य या कुछ फैक्ट्स जो है जिनकी जानकारी आपको पिछले कक्षा में पिछले वर्गों में हो चुकी है, इनका उपयोग अब इस अध्याय में यानी कक्षा 10 में हम लोग 2 अध्यायों में जितना करना है, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश से संबंधित ही बात हम सीखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे नंबर 1 पे आ जाते हैं, प्रकाश और उसके स्रोत। किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त हमें प्रकाश का भी होना जरूरी है। यदि आँख रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा तो वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। प्रकाश रहेगा और आँख नहीं रहेगा तो भी हम वस्तु को नहीं देख सकते। इसलिए किसी वस्तु को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का भी होना जरूरी है। अंधकार में हम कुछ देख ही नहीं पाते हैं। तो चलिए, प्रकाश की परिभाषा इस प्रकार होगा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है तभी हम वस्तु को देख पाते, वरना नहीं देख पाते। मान लीजिए यदि किसी वस्तु को हमें देखना है, प्रकाश भी रहेगा, टॉर्च है, मान लीजिए प्रकाश का स्रोत टॉर्च है, टॉर्च को अपनी आंखों पर हम लगाते हैं, टॉर्च के प्रकाश को आंख पर देते हैं तो हम प्रकाश को से संबंधित जिस वस्तु को देखना चाहते हैं हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रकाश जब वस्तु पर पड़ती है तो वहाँ से टकरा करके हमारे आँखों पर आ जाती है और हमारी आँखों पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित है तो कुछ प्राकृतिक है। जिसको भगवान ने बनाया है उसे हम प्रकाश स्रोत का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जो मानव ने निर्मित किया है, जो मानव ने बनाया है, उसको हम मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत हो गया मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ट्यूब, बिजली बल्ब, दिया, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये सब जो है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। लेकिन सूरज, तारे, चंद्रमा, ये सब प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकाश की अलग अलग ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे मान लें लालटेन है या लैंप है, इसमें तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश में बदला जाता है। मान लीजिए लैंप में बिना तेल का लैंप को जलाते हैं तो नहीं जल सकेगा। लालटेन में भी वही बात, बिना मिट्टी तेल, जिसको आप केरोसिन तेल कहते हैं, लालटेन में डाला जाता है और लालटेन के बत्ती पे आग लगाया जाता है, तभी वो प्रकाश देती है, वरना प्रकाश नहीं दे पाएगी। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में भी विद्युत ऊर्जा से प्रकाश में परिणत किया जाता है और इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के अलग अलग रूप से प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। कौन सी ऊर्जा है? तो रासायनिक ऊर्जा है। अब देखिए, रासायनिक ऊर्जा इसलिए है कि तेल जब एक बार जल गया तो पुनः उसकी प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए इसे हम रासायनिक ऊर्जा कहेंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूरज, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको हम प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जैसे टेबल है, कुर्सी है, पुस्तक है, ये सब जो है प्रदीप्त यानी दीप्तिमान वस्तुएं हैं। लेकिन वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती है लेकिन दूसरे के प्रकाश लेकर के वो प्रकाशित हो जाती, जैसे चंद्रमा है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। इसके आगे पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। जब किसी प्रदीप्त वस्तु उसको कहते हैं जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है, उससे निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है, तब हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। जिसका प्रकाश नहीं है उसको हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वह अप्रदीप्त है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चंद्रमा
यानी चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है, चंद्रमा का अपना खुद का प्रकाश नहीं है। अब चलिए प्रकीर्णन के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश, जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब छोटे छोटे कणों जैसे वायु के कण है या धूल कण है इस पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके फिर उसे चारों ओर फैला देती हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का अपना प्रकाश नहीं पड़ता हो, बल्कि प्रकीर्णन की सहायता से। जैसे मान लीजिए हमारा घर है, हमारे घर में प्रकाश तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा, फिर भी हम वस्तुओं को घर के अंदर देख सकते हैं, यही प्रकीर्णन की वजह से। यदि प्रकीर्णन नहीं होता तो हम अपने घरों के वस्तुओं को नहीं देख पाते, हमें दिन में भी ट्यूब जलाना पड़ता, बल्ब जलाना पड़ता, दिया जलाना पड़ता। पॉइंट नंबर 3 को समझिए। प्रकाश की किरणें किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली का बल्ब, बिजली का जलता हुआ बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशा में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। यहाँ देखिए अंडरलाइन, इसको हम कर देते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण जो हमेशा सरल रेखा में चलती है। यदि आपको प्रश्न में पूछ दिया जाए कि प्रकाश की किरण किस दिशा में चलती है, तो प्रकाश की किरण सरल रेखा यानी सीधी रेखा में चलती है। चित्र में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह वह दिशा बताता है जिसमें प्रकाश चलता है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अब सारी किरण पुंज जिसको डाइवर्जिंग बीम कहते हैं, समांतर किरण पुंज पैरेलल बीम कहते हैं, और थर्ड है अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम कहते हो। चलिए अब हम अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज को अलग अलग विशेष से पढ़ेंगे। अपसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणों एक बिंदु से निकलती है और फैलती चली जाती है, जैसा कि अगले पेज में आपको दिखाया जाएगा। दूसरा प्रकार का किरण पुंज जो है समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, इसलिए इसे समांतर किरण पुंज कहा गया, और इसके बीच की दूरी भी समान होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आती किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन में पूछ भी देगा कि सूर्य से आती प्रकाश की किरण पुंज को हम कौन सा किरण पुंज मानेंगे, तो इसको आप समांतर किरण पुंज मानिएगा। फर्स्ट पॉइंट में आपने देखा कि अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में किसी वस्तु स्रोत से प्रकाश जब निकलती है तो प्रकाश निकलने के बाद सीधे फैलती जाती है, और यह समांतर किरण पुंज हो गया जो एक दूसरे के समांतर है। तीसरा है, यहाँ देखिए अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है? इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है। यहाँ देखिए कहीं से आ रही है प्रकाश की किरणें आ रही हैं और एक बिंदु यानी एक जगह पर मिलती है। तो ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी भी घटती जाती है। यहाँ देखिए बीच में घटती गई और एक जगह पे आकर के मिल गई, तो इस प्रकार इसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये हुआ अपसारी किरण पुंज, और ये हुआ समांतर किरण पुंज, और ये हुआ अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। यदि आपको पूछ दिया गया कितने प्रकार के, तो किरण पुंज 3 प्रकार के। अब हम चौथा पॉइंट पे आते हैं। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में जानेंगे। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गुजर सके यानी आसानी से पार कर सके, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। इससे होकर के कांच से, पानी से, हवा से होकर के प्रकाश आसानी से पार कर सकती है। तो ऐसी वस्तुओं को, ऐसी पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। प्रकाश का पारदर्शी पदार्थ है। दूसरा पॉइंट, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग यानी छोटा सा भाग को ही अपने से होकर के गुजरने दें, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, बैलून का रबर यानी फुक्का आप लोग समझते होंगे, बैलून का रबर, आँख की पलक हो गई, ट्रेसिंग पेपर हो गया यानी बटर पेपर, हमारा चर्म यानी चमड़ा हो गया, रक्त हो गया, ब्लड हो गया जिसे आप खून कहते हो, दूध हो गया, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि। ये सब जो है पारभासी पदार्थ है।
ये अपने से होकर प्रकाश का थोड़ा सा अंश जाने देती है इधर से उधर, पूरा का पूरा नहीं। तो इसलिए ये वस्तुएं या ये पदार्थ जो है, जैसे बैलून का रबर अभी बताया है, जितने भी पदार्थ के उदाहरण दिए हैं ये प्रभासी पदार्थ है। थर्ड पॉइंट, अपारदर्शी पदार्थ वे हैं जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता हो गया, धातु की प्लेट, ये सब जो है अपारदर्शी पदार्थ है। तो पुनः समझ लें। इसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी चमकीले वस्तु से या चमकीले पदार्थ से टकराती है तब जो लौट जाती है उसी लौटने की क्रिया को आप प्रकाश का परावर्तन कहते हो। अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि शीशा यानी जिसमें आप लोग मुंह देखते हो, समतल दर्पण हो गया, एक अच्छा उदाहरण है। परावर्तक सतह इसका क्या होता है, एकदम समतल होता है, इसलिए इसे बेहतर माना गया है प्रकाश के परावर्तन को दिखाने के लिए। तो चलिए, एक चिकना समतल दर्पण यानी समतल कांच हो गया और ये चांदी की पतली परत इसके पीछे में लौटा दी जाती है, यानी और इसके पीछे लाल पेंट इसलिए की जाती है क्योंकि चांदी का जो परत है उस पर घिसाव न आए। अब परावर्तक सतह यहाँ पर फिगर में दिखाया गया, ये क्या है, परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह उसको कहते हैं जिस साइड में आप लोग मुंह देखते हो शीशा में, उसी को हम परावर्तक सतह कहते हैं। अब समतल दर्पण की बनावट को एक बार देख लीजिए। समतल दर्पण जो है चिकने कांच की एक समतल पेंट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट की एक सतह को रंजित कर दिया जाता है, मतलब एक साइड में कांच और एक साइड में चांदी की लेप चढ़ा दिया जाता है। उस पर रंजित यानी चांदी की एक पतली परत जमा की जाती है और रंजित करने के बाद उस चांदी की पतली परत पर लाल या और किसी अन्य रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है ताकि पेंट चढ़ाने से चांदी की परत खरोंच न आए और सुरक्षित रहती है। इसके बाद प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख में सुविधा के लिए समतल दर्पण को अच्छी तरह माना गया है। और इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम को जान लीजिए। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से लौटती है उन नियमों को हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इन नियमों को समझने के लिए कुछ पदों की जानकारी हमें आवश्यक होनी चाहिए। यानी आप समझ लें कि प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर पड़ती है तो कुछ नियम को पालन करती है, जिस नियम को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस नियम को समझने के लिए एक समतल दर्पण लीजिए। यहाँ देखिए, यह एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण में ये जो लकीर खींचा गया है ये रंजित किया हुआ भाग है और इसी साइड में हम जो इस साइड परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह पर हम प्रकाश देते हैं। तो यहाँ देखिए, आपतित किरण जब यहाँ से प्रकाश आपतित होगी, यहाँ पर आप कोई टॉर्च मारिएगा तो प्रकाश जाकर के यहाँ ओ बिंदु पर मिलेगी और ओ बिंदु से टकराते हुए यहाँ बिंदु से निकलेगी। तो जब प्रकाश हम किसी वस्तु पर देते हैं तो उसको आप आपतित किरण कहते हो। यहाँ पर टकरा करके लौट गए, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ पर जो एक रेखा आप देख रहे हो इसको आप अभिलंब कहते हैं, जिसकी व्याख्या करेंगे अभी। और इन रेखाओं के बीच यहाँ देखिए कोण आर दिख रहा है आप लोग को, जो परावर्तक कोण है। यहाँ पर इस साइड में कोण जो है आई बना है, जो आपतन कोण है। और जहाँ पर प्रकाश टकरा रही है उसको हम आपतन बिंदु कहेंगे। चलिए अब हम एक एक पॉइंट को अपनी भाषा में समझ ले। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ती है, तो किसी सतह का क्या मतलब है, जब हम किसी टॉर्च से यानी प्रकाशित वस्तु से प्रकाश देते हैं किसी चमकीले सतह पर, तो जो प्रकाश पड़ती है यानी जो किरण पड़ती है उस पर हम उसे आपतित किरण कहते हैं। दूसरा है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर वह आपतित किरण आपतित होती है उस सतह को हम आपतन बिंदु कहते हैं। मान लीजिए कि हम टॉर्च से प्रकाश दिए शीशे पर, तो शीशे पर जहाँ पर प्रकाश पड़ी है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे, यानी पॉइंट ऑफ इंसाइडेंस कहते हैं। इसके बाद परावर्तित किरण जिस माध्यम, जैसे हवा है,
उसी में चलकर आपतित किरण सतह पर आ जाती है, यानी लौटने की क्रिया उसी माध्यम में जब लौट गई जो कोई किरण होती है उसी किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, जैसा कि फिगर में आपने देखा। इसके बाद चौथा पॉइंट हो गया अभिलंब। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। जैसा कि चित्र पे आपने एक लकीर देखा बीचों बीच और जिनके बीच दो कोण बना, जिस कोण को आप आपतन कोण परावर्तन कोण कहे, वही रेखा जो है अभिलंब हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं हम आपतन कोण। आपतित किरण यानी आपतित किरण फिगर में दिखा देंगे। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए जो लंब है उसके बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसके बाद परावर्तन कोण। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब से जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखाऊंगा। और प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी इसी पॉइंट में पढ़ लीजिए कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, उन्हें लिखे। तो हमारा आंसर होगा कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल यानी एक ही साइड में होते हैं। अभी जो आपको परिभाषा बताया गया वो परिभाषा इसी में आप लोग पुनः देख लीजिए कि यहाँ पर प्रकाश पड़ रही है, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रही है, तो ये आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहेंगे। यहाँ जिस बिंदु पर टकराई है प्रकाश की किरण उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। और यहाँ से टकरा करके लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। और यहाँ आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब है वही आपतन बिंदु यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब अभिलंब कहलाएंगे। और अभिलंब के दोनों ओर यहाँ देखिए जो परिभाषा में आपने अभी देखा कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब के बीच जो कोण बना है उसी को हम आपतन कोण कहेंगे। दूसरा है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहेंगे। यहाँ हम लोग समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ देखिए प्रकाश की एक किरण यानी NP, यहाँ से N से लेकर के P तक की जो किरण है दर्पण AB पर, ये दर्पण हो गया, AB क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया, इस पर लंबवत पड़ रही है। जब यहाँ समतल दर्पण पर हम लंबवत देते हैं तो 90 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ प्रकाश की किरण सीधे उसी माध्यम पर टकरा के लौट जाएगी। तो चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा, यहाँ भी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा और यहाँ भी आपने देखा यहाँ भी आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर हुआ। तो दोस्तों जब भी प्रकाश लौटेगी तो उसी नियम का पालन करेगी। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जितना कोण आपतन कोण होगा उतना ही बड़ा परावर्तन कोण होगा। लेकिन यहाँ पर परावर्तन कोण 0 है तो आपतन कोण भी 0 होगा। तो इस प्रकार समझ लें कि परावर्तित किरण अभिलंब यानी PN से, यहाँ देखिए PN से जो लौटेगी वो 0 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेगी। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। कभी भी आपको पूछ दिएगा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, किस प्रकार लौटेगी, तो हम कहेंगे कि समतल दर्पण पर लंबवत यानी सीधा पड़ने वाली प्रकाश की किरण टकरा करके उसी पथ पर लौट जाती है। तो इस प्रकार उसका कोण भी 0 डिग्री बनेगा, आपतन कोण भी 0 डिग्री और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। मैं आशा करता हूँ आप लोग बेहतर से बेहतर समझ गए। थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक करें। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। ये वीडियो पार्ट 1 होगा और अगले वीडियो में प्रतिबिंब और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सब आपको सिखाएंगे।